नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, एक जीता जागता स्थापित लोकतंत्र अचानक से एक क्रूर तानाशाही में कैसे बदल सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी दिलचस्प और खौफनाक ऐतिहासिक सफर पर चलेंगे। हम बात करेंगे नात्सीवाद की और जानेंगे कि आखिर जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का उदय कैसे हुआ। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए देखते हैं आज हम किन अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। पहला, वर्साई की संधि और आर्थिक संकट। दूसरा, हिटलर का राजनीतिक उदय। तीसरा, नात्सी प्रोपेगेंडा। चौथा, विशेषाधिकार अधिनियम और तानाशाही की शुरुआत। पांचवा, नात्सी नीतियां और छठा, उनकी आक्रामक नीतियां और दूसरा विश्व युद्ध। तो हमारा पहला भाग है वर्साई की संधि और उस दौर का भयंकर आर्थिक संकट। कहानी शुरू होती है पहले विश्व युद्ध के खत्म होने से। हारने के बाद जर्मनी पर वर्साई की संधि थोप दी गई और सच कहूं तो ये शर्तें बेहद अपमानजनक थी। जरा सोचिए, जर्मनी से उसके सारे उपनिवेश छीन लिए गए, 13% जमीन, 75% लोह भंडार और 26% कोयला भंडार उनके हाथ से निकल गया। ऊपर से 6 अरब पाउंड का भारी भरकम जुर्माना। इसी एक संधि ने जर्मन लोगों के दिलों में गुस्से और बदले की आग भड़का दी थी। अब इस आर्थिक बर्बादी का नतीजा क्या हुआ? स्क्रीन पर ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, 9,88,60,000, ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। 1923 में जर्मनी में जो हाइपर इन्फ्लेशन यानी अति मुद्रास्फीति आई, ये उसे दिखाता है। दिसंबर 1923 तक आते आते सिर्फ एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए आपको लगभग 9,88,00,000 जर्मन मार्क चुकाने पड़ते। मतलब पैसे की कीमत सच में कौड़ियों के भाव हो गई थी। जमीनी हकीकत समझने के लिए बस इस तस्वीर को देखिए। 1923 के बर्लिन में आम लोगों को बस एक पाव रोटी खरीदने या अपनी मामूली सी पगार लेने के लिए, जी हां, बाकायदा बैलगाड़ियों और टोकरियों में भरकर नोट ले जाने पड़ते थे। इकॉनमी पूरी तरह से कोलैप्स कर चुकी थी और रोजमर्रा की जिंदगी एक बहुत बड़ा संघर्ष बन गई थी। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, हिटलर का राजनीतिक उदय। देखिए, एडोल्फ हिटलर का शुरुआती जीवन बेहद गरीबी में कटा। 1889 में ऑस्ट्रिया में उसका जन्म हुआ था। 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो वो सेना में भर्ती हो गया और बहादुरी के लिए उसे मेडल भी मिले। युद्ध के बाद 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम का एक छोटा सा ग्रुप ज्वाइन किया। यही ग्रुप आगे चलकर खूंखार नात्सी पार्टी बना। लेकिन हिटलर के लिए असली गेम चेंजर साबित हुआ साल 1929, जब दुनिया में आर्थिक महामंदी आई। इस महामंदी ने जर्मनी की कमर तोड़कर रख दी। बेरोजगारी का आंकड़ा सीधे 60 लाख पहुंच गया। अब आप खुद सोचिए, ऐसे में मिडिल क्लास के अंदर एक गहरा खौफ पैदा हो गया कि कहीं वो भी मजदूर वर्ग की कतार में ना आ जाएं। और इसी डर, इसी भयंकर निराशा के माहौल ने नाज़ीवाद को एक छोटे से गुट से निकालकर एक बहुत बड़े जन आंदोलन में बदल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, नात्सी प्रोपेगेंडा और मसीहा की छवि। इसमें कोई शक नहीं कि हिटलर एक जबरदस्त और जोशीला वक्ता था। जब वो बोलता था तो लोग सच में मंत्रमुग्ध हो जाते थे। अपनी विशाल रैलियों में उसने जनता से सीधे वादे किए। बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य मिलेगा और जर्मनी को वर्साई की संधि के उस पुराने अपमान से आज़ादी मिलेगी। उसने बहुत ही चालाकी से उन लोगों को एक सुनहरा सपना बेचा जो पूरी तरह से टूट चुके थे। और पता है, नात्सी प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा हथियार क्या था? खुद हिटलर। नात्सियों ने बहुत सोच समझकर हिटलर को सिर्फ एक नेता की तरह नहीं, बल्कि एक मसीहा के रूप में पेश किया। रैलियों और प्रोपेगेंडा के जरिए ऐसा माहौल बनाया गया मानो वो कोई दैवीय रक्षक हो, जो जर्मन लोगों को इस गहरी खाई से बाहर निकालने के लिए ही धरती पर आया है। भाग 4, विशेषाधिकार अधिनियम और तानाशाही की स्थापना। 30 जनवरी 1933 को जब राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर बनने का न्योता दिया, तो असल में वहीं से जर्मनी में लोकतंत्र की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। फिर आया 3 मार्च 1933 का दिन। इस दिन इतिहास का वो कुख्यात विशेषाधिकार अधिनियम या एनेबलिंग एक्ट पास हुआ। इस एक अकेले कानून ने जर्मनी के लोकतांत्रिक ढांचे को पूरी तरह खत्म कर दिया। इसने संसद को साइडलाइन कर दिया और हिटलर को इतनी असीमित ताकत दे दी कि वो बिना किसी रोक टोक के सिर्फ अपने अध्यादेशों के जरिए तानाशाही राज चला सके। इस कानून के पास होते ही तबाही शुरू हो गई। नाज़ी पार्टी को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों को रातों रात बैन कर दिया गया।
देश की पूरी अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और यहाँ तक कि न्यायपालिका सब कुछ सीधे तौर पर राज्य के यानी हिटलर के कंट्रोल में आ गया। अब इतने बड़े समाज को कंट्रोल में कैसे रखा जाए, इसके लिए खौफ का एक पूरा जाल बिछाया गया। रेगुलर पुलिस तो थी ही, उसके ऊपर से गेस्टापो यानी सीक्रेट पुलिस, एसएस और एसडी जैसी नई सुरक्षा एजेंसियां बना दी गईं। इन फोर्सेस को इतनी बेतहाशा और गैर कानूनी ताकतें दी गईं कि जर्मनी बहुत जल्द इतिहास का सबसे खूंखार और बर्बर राज्य बन गया। अब आते हैं भाग 5 पर, नात्सी नीतियां और उनका खौफनाक दमन। देखिए, नात्सी शासन का एक बहुत ही भ्रामक दोहरा चेहरा था। एक तरफ तो उन्होंने मशहूर अर्थशास्त्री ह्याल्मार शाख्त को जिम्मेदारी दी और सरकारी पैसे से वोक्सवैगन जैसी परियोजनाओं के जरिए आर्थिक तरक्की का दिखावा किया, लेकिन दूसरी तरफ एक रोंगटे खड़े कर देने वाला नस्लीय राज्य बनाया जा रहा था। उनका मानना था कि सिर्फ शुद्ध नॉर्डिक आर्य ही जीने के हकदार हैं। इसी खौफनाक सोच के चलते यहूदियों और जिप्सियों को निशाना बनाया गया और उनका अमानवीय संहार हुआ। और हाँ, आने वाली पीढ़ियों को कंट्रोल करने के लिए 14 साल की उम्र के हर लड़के को हिटलर यूथ में शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया था। और हमारा छठा और आखिरी भाग, हिटलर की आक्रामक नीतियां और दूसरा विश्व युद्ध। देश के अंदर तो हिटलर ने पूरी ताकत बटोर ली, लेकिन उसकी भूख शांत नहीं हुई। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस छोड़ दिया, 1936 में राइनलैंड पर कब्जा किया और 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। लेकिन सबसे घातक कदम था सितंबर 1939 में पोलैंड पर हमला। इसी एक हमले ने पूरी दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध की आग में धकेल दिया। इस खौफनाक तबाही और बर्बादी का अंत तब जाकर हुआ जब मई 1945 में हिटलर की पूरी तरह से हार हुई। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, जब भयंकर आर्थिक निराशा और एक आक्रामक प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके आम लोगों की भावनाओं से खेला जाता है, तो कोई भी आधुनिक लोकतंत्र कितना कमजोर और असुरक्षित हो सकता है। इतिहास का ये पन्ना हमें साफ चेतावनी देता है कि अगर हम सतर्क न रहें तो तानाशाही को पनपने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।